क्वेश्चन नंबर 135, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं। राइट आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, मीन्स हमको यहाँ फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कशन करना है। दूसरा, नेम द फैक्टर्स दैट रिमेन कांस्टेंट इन फ्री वाइब्रेशन एंड वेयर दीज वाइब्रेशन अकर, ये इनमें कौन सा फैक्टर कांस्टेंट रहता है और कहाँ पर ये वाइब्रेशंस होते हैं। तीसरी, ये वाइब्रेशंस अर्थ पे क्यों नहीं पॉसिबल है, इसका आंसर देना है और इसका एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो देखिए शुरू करते हैं। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस, हर एक बॉडी, कोई भी बॉडी का अपना एक नेचुरल वाइब्रेशन होता है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। मीन्स हर बॉडी, दुनिया की हर बॉडी में अपने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो उसके नेचुरल वाइब्रेशंस कहलाते हैं कि उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और हर एक बॉडी एक कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट करती है। तो क्या होगा इससे, हर बॉडी की जो अपनी फ्री बॉडी की, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इन कंक्लूजन एक आया कि हर बॉडी अपने नेचुरल वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करती है और उसकी एक सर्टेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और जो ये पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, ये शेप और साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के वाइब्रेशंस फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस कहलाते हैं, जो हर बॉडी के अपने टिपिकल वाइब्रेशंस होते हैं। और डिफरेंट बॉडीज़ के डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी तो डिफरेंट तरह के वाइब्रेशंस होंगे। इन वाइब्रेशंस की खास बात यह होती है कि इनका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे कि आप राइट हैंड पे बने ग्राफ को देख सकते हैं, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जिसमें एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूअसली कांस्टेंट। लेकिन ये फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस प्रैक्टिकली अर्थ पे नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस ऑफर होती है मीडियम के थ्रू, तो ये फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस के जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है उसको डिक्रीज कर देती है। इसलिए ये वाइब्रेशन आइडियली केवल वैक्यूम की कंडीशन में ही पॉसिबल हैं और अर्थ पे ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 136, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला, फ्रॉम वेयर वी प्रोड्यूस प्योर नोट एंड व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन इट। प्योर नोट हम कहाँ से पाते हैं और इसमें किस तरह की वेव्स होती हैं। प्योर नोट को ऑब्टेन करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, जिसको हम ट्यूनिंग फॉक कहते हैं। जब इस ट्यूनिंग फॉक को, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक डिवाइस होता है, एक फोर्सेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको जब हम रबर पैड पे हिट करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं और इसके जो वाइब्रेशन है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन होते हैं और इससे जो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और ये माना जाता है कि ये साउंड वेव्स सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इसको प्योर नोट बोला जाता है। सेकेंड पार्ट आता है, हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज रिलेटेड विद द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन ए फ्लूइड। देखिए बांसुरी में या किसी भी एयर कॉलम में, ऐसे पाइप में जिसके अंदर सिर्फ एयर भरी है, उसको एयर कॉलम कहते हैं। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसका लेंथ से रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इन एन एयर कॉलम और ए फ्लूइड और ऑर्गन पाइप नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। जितना बड़ा या जितना लंबा एयर कॉलम होगा उतनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम होती है। तो देखिए इन ए फ्लूइड उसकी नोट्स जो होती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की प्रोड्यूस होती हैं बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ अफेक्टिव लेंथ इन द एयर कॉलम। यानी जब हम उस फ्लूइड की डिफरेंट ओपनिंग्स पे फिंगर रखते हैं तो अफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज हो जाती है और उससे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो अलग अलग नोट्स की प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एयर कॉलम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। थर्ड पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड इन एन ओपन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखिए 2 तरह के ऑर्गन पाइप्स होते हैं, एयर कॉलम होते हैं। एक वो जिसमें दोनों तरफ से पाइप में ओपनिंग है, एक वो जिसमें एक तरफ से ओपनिंग है। दोनों में अगर हम एयर ब्लो करेंगे या फूकेंगे तो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी। एक ऑर्गन पाइप जो कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, इसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट मोड्स के, उनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1:2:3 लाइक दैट होता है। और जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जो एक तरफ से बंद है, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका मोड होता है, उसका रेशियो होता है 1:3:5 मीन्स ऑड इंटीजर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप में जो हम रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं 1:2:3 बोल रहे हैं या 1:3:5 बोल रहे हैं, वट एवर,
इन सभी फ्रीक्वेंसीज में जो फर्स्ट लेवल है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का, उसको हम फंडामेंटल टोन बोलते हैं, और बाकी हायर फ्रीक्वेंसी के लेवल्स सब्सिडरी और सेकेंडरी टोन्स या नोट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें किस तरह की फ्रीक्वेंसीज और कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। पहले इस पार्ट को देख लें। इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, सितार, इन सब में प्लकिंग जब हम वायर की करते हैं तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। तो मीन्स प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हो गई ट्रांसवर्स वेव ऑफ द डेफिनेट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। पार्ट आता है नेम 3 फैक्टर्स ऑन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स, ऑल्सो राइट द फॉर्मूला। जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर और स्ट्रिंग होती है। दूसरा, ये फ्रीक्वेंसी थिकनेस और रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और थिकनेस होती है। तीसरा, टेंशन पे डिपेंड करती है और ये स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम थिकनेस ज़्यादा कर देंगे स्ट्रिंग की तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर टेंशन ज़्यादा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेंथ को कम कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो मीन्स एक फैक्टर आया, हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, frequency can be increased by decreasing the thickness or radius, and frequency can be increased by increasing the tension of the string. इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट के लिए, F इज इक्वल टू 1/2L, L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्क्वायर रूट T अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। यहाँ पे D इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग एंड पाई आर स्क्वायर डी इज इक्वल टू M, जिसे हम मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में आप देख सकते हैं एक फिगर बनी हुई है जिसमें 3 वेव्स बनी हुई हैं, 3 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेव दिया है। इसमें एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है तो इसकी 3 पोजीशंस दिखाई गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ABC में सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड फर्स्ट फिगर का है, उससे कम एम्पलीट्यूड सेकंड फिगर का है और सबसे कम एम्पलीट्यूड थर्ड फिगर का है, लेकिन नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा हैं। तो इसमें हमारे क्या ऑब्जर्वेशन है और किस तरह का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक स्ट्रिंग को अगर एक सपोर्ट के बीच में बांध दिया जाए, स्ट्रेच कर दिया जाए और उस स्ट्रिंग को मिडिल से प्लग किया जाए, अगर उसको हम मिडिल से प्लग करेंगे तो स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन होंगे वो सिंगल लूप या 1 लूप में होंगे और उसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाली फ्रीक्वेंसी F कहलाएगी, जिसे हम प्रिंसिपल नोट और फंडामेंटल टोन कहते हैं। इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी मिनिमम लेवल पे होगी, जिसे F बोला गया है। अगर हम इस प्लकिंग की पोजीशन को सेम वायर में 1/4 पोजीशन पे कर दें तो वाइब्रेशन 2 लूप्स में होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, नोट प्रोड्यूस होती है, वो हायर फ्रीक्वेंसी की होती है, जिसे 2F बोला जाता है और फर्स्ट सब्सिडरी वाइब्रेशन बोला जाता है। अगर हम इसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के 1/6 पोजीशन पे प्लकिंग कर दें तो 3 लूप्स में वाइब्रेशन होने लगते हैं और ये सेकंड सब्सिडरी टोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द 3F लेवल कहलाती है। मीन्स एक कंक्लूजन आया, जैसे जैसे हम 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन प्लकिंग की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन स्ट्रेच स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनमें फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1:2:3 एंड सो ऑन होता है। क्वेश्चन नंबर 139, इसमें आपके 4 पार्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं एंड रिलेटेड विद द डैम्प वाइब्रेशंस हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प्ड वाइब्रेशन, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ डैम्प वाइब्रेशन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी चेंजेस ऑकर इन द डैम्प वाइब्रेशन, ऑल्सो राइट रीजन फॉर दिस एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर टू शो द डैम्प वाइब्रेशन। देखिए, जैसा कि हमने नेचुरल वाइब्रेशन में डिस्कस किया, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, पर वो एक केवल आइडियल कंडीशन है। एक्चुअली ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड रेजिस्टिव फोर्सेस हमारे मीडियम के पार्टिकल्स में एनर्जी लॉसेस होते रहते हैं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है बाय द टाइम और अल्टीमेटली बॉडी स्टॉप्स वाइब्रेटिंग एट लेवल ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो यू कैन सी द ग्राफ, इसमें एक डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड का ग्राफ बना हुआ है जिसमें टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के साथ में यहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करती है ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये हल्के हल्के हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है और एनवायरनमेंट से डिसिपेट होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 140 इज अबाउट द फोर्स्ड वाइब्रेशन।
क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, जैसे कि डिफाइन द फोर्स वाइब्रेशन, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस द फोर्स वाइब्रेशन, यानी किस तरह का फोर्स चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी अंडर द फोर्स वाइब्रेशन, व्हाट काइंड ऑफ एम्पलीट्यूड इज ऑब्जर्व्ड इन द फोर्स वाइब्रेशन, एंड अंडर विच कंडीशन वाइब्रेशन ऑफ द स्मॉल एम्पलीट्यूड आर ऑब्टेन्ड इवन ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हम कम एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं जबकि फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, अब फोर्स वाइब्रेशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स किसी वाइब्रेटिंग बॉडी पे लगा रहे हैं, मीन्स एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे और हमने बाहर से उस पर पीरियोडिक फोर्स लगाए, मीन्स अगेन एंड अगेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स, वो बॉडी अब अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। सिंपल सी बात, व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी, द वाइब्रेटिंग बॉडी विल नो लॉन्गर वाइब्रेट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बल्कि होगा क्या, ग्रेजुअली वो उस फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लेगी जो कि अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स की थी। मीन्स द बॉडी एक्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक फोर्स, मतलब वो एनर्जी का ट्रांसफर फोर्स वाइब्रेशन से कर लेती है अपने अंदर, और वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी विच टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी वो वाइब्रेशन जो कि अब उस बॉडी में हो रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो सिंपल सी बात आई, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी वाइब्रेटिंग बॉडी पे लगाए तो वो बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन को छोड़ के बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस को ले लेती है और वाइब्रेट करने लगती है। इसको हम फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। दूसरी बात एक आती है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी स्मॉल। अब देखिए, वाइब्रेशन की सिचुएशंस दो हो सकती हैं, एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है और दूसरी बॉडी का जब उस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया गया, तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, मतलब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो फोर्स वाइब्रेशन तो होगा पर वो स्मॉल एम्पलीट्यूड का फोर्स वाइब्रेशन होगा। लेकिन अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, वो एग्जैक्टली इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन और ऑसिलेशन विल बी वेरी लार्ज एंड इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 141 इज, इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं जो सब इंटर रिलेटेड हैं। अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड ऑन ए टेबल टॉप, एक ट्यूनिंग फॉर्क जो कि वाइब्रेट कर रहा था उसको टेबल टॉप पे टच करा दिया गया। द क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द रीजन ऑफ सच वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज हर्ड ड्यू टू दीज वाइब्रेशन। तो आइए देखते हैं इस पार्ट को। अगर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को टेबल टॉप पे प्रेस करा दिया जाए जो वाइब्रेट कर रहा था, तो जो ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर होंगे टेबल में और वाइब्रेशन विल बी प्रोड्यूस इन द टेबल टॉप। ये जो वाइब्रेशंस होंगे टेबल टॉप में वो ट्यूनिंग फॉर्क की एक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में होंगे, तो यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन होने लगेंगे, यानी कि हम कहते हैं टेबल टॉप में फोर्स वाइब्रेशन हो रहे हैं। रीजन सिंपल है, ड्यू टू मच लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया ऑफ टेबल, क्योंकि टेबल का एरिया बहुत बड़ा था, तो लार्जर एरिया होने से अफेक्टिवनेस ऑफ द वाइब्रेशन बढ़ जाती है और एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि लार्जर एम्पलीट्यूड की होती है। सेकेंड पार्ट आता है, ऑल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट आर प्रोवाइडेड विद द लार्ज एंड हॉलो साउंड बॉक्स। जो भी देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार, गिटार, इनमें एक बहुत बड़ा सा साउंड बॉक्स होता है। तो सवाल है इसका क्या पर्पज़ है, ऐसा बॉक्स क्यों बनाया जाता है, इसमें किस तरह के वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे साउंड बॉक्स में, और व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज हर्ड फ्रॉम द साउंड बॉक्स एंड व्हाई। जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि डायाफ्राम ऑफ द ग्रामोफोन में या सितार और गिटार के साउंड बॉक्स में, ये सब फोर्स वाइब्रेशंस हैं और ये सभी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में बनाया जाता है। जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं इनके अंदर जो हॉलो साउंड बॉक्स है उसके अंदर एयर कंटेन्ड होती है। जब हम स्ट्रिंग भी प्लग करते हैं तो ये वाइब्रेशंस निकल कर उस साउंड बॉक्स के एयर चैम्बर में चले जाते हैं और वहाँ पे इन वाइब्रेशंस की एनर्जी उस एयर मीडियम पार्टिकल पे ट्रांसफ़र हो जाती है और वो वाइब्रेशन और वो मीडियम पार्टिकल अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पे एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाता है एयर मीडियम के थ्रू, तो साउंड बॉक्स के अंदर लार्जर एम्पलीट्यूड के फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं और हमको लाउडर साउंड प्रोड्यूस होकर सुनाई देने लगती है। समराइज वे में कहा जा सकता है, द ऑल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट आर प्रोवाइडेड विद द hollow sound box which contain air. When the strings are made to vibrate by plucking, the force vibration are produced in air of sound box. Such vibrations passes through the larger surface area of air in the sound box
and a louder sound is produced. Question number 142 is, what do you mean by resonance of sound and write the condition necessary for resonance. देखिए, रेजोनेंस इज एन स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन. रेजोनेंस एक बहुत ही स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का. जब हमने किसी बॉडी पे पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स लगाए और अगर उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जिस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है, तो जो बॉडी है वो रैपिडली उन वाइब्रेशंस को रिसीव करके लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगती है. इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं. तो रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नल अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, the body readily begin to vibrate with an increased amplitude. This phenomena is known as resonance. और इस रेजोनेंस के होने के लिए एक कंडीशन अप्लाई होती है कि रेजोनेंस अकर ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज exactly equal to the natural frequency of vibrating body. Now the question number 143 is, differentiate between the force vibration and resonance on the basis of frequency, amplitude and duration of vibration. देखें अगर हम तो फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन में फोर्स वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी. देखिए, बिल्कुल क्लियर कट हमको बना लेना है एक्सप्लेनेशन को कि फोर्स वाइब्रेशन में जब हम बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी वो बॉडी जो कि एक्वायर कर रही है वाइब्रेशन उससे डिफरेंट है तो हम सिंपली कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गए. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी तो उसमें रेजोनेंस हो जाता है, जिसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे. तो वो रेजोनेंट वाइब्रेशंस कहलाते हैं. दूसरा है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज स्मॉल इन द केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन होता है, जबकि रेजोनेंट बॉडी में लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं. फोर्स वाइब्रेशंस में तीसरा पॉइंट है, ये वाइब्रेशन बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, आफ्टर विच साउंड सीजेज हो जाती है, एनर्जी लॉस होने लगता है क्योंकि पीरियोडिक फोर्स सीज हो जाते हैं. लेकिन रेजोनेंट बॉडी के होने वाले वाइब्रेशन काफ़ी देर तक परसिस्ट करते हैं क्योंकि पीरियोडिक फोर्स काफ़ी देर तक एक्ट करता रहता है. क्वेश्चन नंबर 144. देखिए, इस क्वेश्चन में एक साउंड बॉक्स बना हुआ है जिस पे दो ट्यूनिंग फॉक आपको लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ट्यूनिंग फॉक ए एंड ट्यूनिंग फॉक बी. और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक ए इज अटैच्ड टू द साउंड बॉक्स टू विच अनदर फॉक इज ऑल्सो अटैच्ड द बी ट्यूनिंग फॉक. तो अगर एक ट्यूनिंग फॉक जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन ए है और दूसरा ट्यूनिंग फॉक बी है, तो अगर एक ट्यूनिंग फॉक के सामने दूसरा ट्यूनिंग फॉक लगा दिया जाए और उनमें से एक ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट कर रहा है तो क्या चेंजेस होंगे. तो पार्ट 1 है, व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व इन द ट्यूनिंग फॉक बी एंड व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज हर्ड. नेम द फिनोमिना ड्यू टू विच इट हैपन. तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूनिंग फॉक ए इन द साउंड बॉक्स. एंड फोर्थ पार्ट है, what role is played by the sound box in this experiment and write the reason why the change are observed in the behavior of tuning fork B. देखिए, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं दीज ऑल आर रिलेटेड विद द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस और ये एक रेजोनेंस का एग्जाम्पल है. इनफैक्ट इसमें हम एक ट्यूनिंग फॉक को लेते हैं जिसे हमने नाम दिया है ए और इसको रबर पैड पे हिट करते हैं और रबर पैड पे हिट करने के बाद इसको एक साउंड बॉक्स में फिट कर देते हैं. उस साउंड बॉक्स में ऑलरेडी एक ट्यूनिंग फॉक बी पहले से लगा हुआ था. जैसे ही हम ये ट्यूनिंग फॉक ए जो कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक है उस साउंड बॉक्स पे लगाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ट्यूनिंग फॉक बी एकदम लाउडर साउंड के साथ वाइब्रेट करने लगता है और एक लाउड साउंड सुनाई पड़ जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा ड्यू टू फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस होता है. रीज़न इसका बहुत सिंपल है कि जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक ए है उसने फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए एयर कॉलम ऑफ द साउंड बॉक्स के अंदर. ये वाइब्रेशंस लार्जर एम्पलीट्यूड के थे क्योंकि एयर कॉलम का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था. तो ये साउंड बॉक्स के फोर्स्ड वाइब्रेशन वाले सारी एनर्जी और वाइब्रेशंस आगे की ओर ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द एयर और मीडियम पार्टिकल और दे आर कम्युनिकेटेड टुवर्ड्स द ट्यूनिंग फॉक बी. और ऐसा होने पर ट्यूनिंग फॉक ए और ट्यूनिंग फॉक बी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है क्योंकि यहाँ मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक अंडर द फोर्स वाइब्रेशन हो रही है. तो मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण यहाँ पे फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस हो जाता है इन द बी और बी लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है ड्यू टू रेजोनेंस. मीन्स
अगर हम ये कहें पार्ट 1 में कि क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व हुए ट्यूनिंग फॉर्क बी में, तो पहले ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए के कारण ट्यूनिंग फॉर्क बी में लार्जर एम्पलीट्यूड के फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए और हमको लाउडर साउंड प्रोड्यूस होके सुनाई देने लगी। सेकंड पार्ट है फिनोमिना, तो इसका फिनोमिना का नाम है रेजोनेंस। तीसरा है व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूनिंग फॉर्क ए। ट्यूनिंग फॉर्क ए फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है विच आर कम्युनिकेटेड टुवर्ड्स द ट्यूनिंग फॉर्क बी थ्रू द मीडियम पार्टिकल ऑफ एयर इनसाइड द साउंड बॉक्स। व्हाट रोल इज प्लेस्ड बाय द साउंड बॉक्स? साउंड बॉक्स फोर्स्ड वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क ए को एयर के थ्रू ट्यूनिंग फॉर्क बी की तरफ ट्रांसफ़र करता है और यहाँ मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के कारण ट्यूनिंग फॉर्क बी में रेजोनेंस हो रहा है। Why the changes are observed in behavior of tuning fork B? Because of the matching of frequency of the vibration of A and B. ऐसा होने से A के फोर्स वाइब्रेशन B में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन B में सुनाई पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें आप देख सकते हैं एक फिगर बनी हुई है जिसमें एक कॉमन थ्रेड से 4 पेंडुलम्स को लटकाया गया है। ये पेंडुलम है A B C D और इनमें से पेंडुलम A और B इक्वल लेंथ के हैं, पेंडुलम D लॉन्गेस्ट है एंड पेंडुलम C स्मॉलेस्ट लेंथ का है। तो इसकी बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इन सभी को हम वाइब्रेशन के मोड में ले आते हैं और जब ये वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं पेंडुलम, तो इनमें जो वाइब्रेशंस का फिनोमिना है उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं विच ऑफ द पेंडुलम हैव द सेम टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन एंड वाई, मतलब किन किन पेंडुलम्स के बीच में सेम टाइम पीरियड होगा और क्यों होगा, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है विच पेंडुलम विल शो लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और क्यों। देखिए ये सब इंटर रिलेटेड बातें हैं। तीसरा पार्ट आ रहा है हमें उन पेंडुलम के नाम बताना है जो आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा। चौथा पार्ट आता है इन रिलेशन टू ऑब्जर्वेशंस, और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमको एम्पलीट्यूड ऑफ ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है इसको बताना है। फिफ्थ पार्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेंडुलम ए टू अदर 3 पेंडुलम, मतलब ए पेंडुलम से बाकी पेंडुलम में जब हम वाइब्रेशन देते हैं तो कैसे वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं। सिक्स पार्ट हमको देखना है इन विच स्टेट पेंडुलम सी और डी आर सीन, मतलब सी और डी में कौन सा स्टेट है पेंडुलम का वाइब्रेशंस का और कौन सा फिनोमिना इस सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए इसका आंसर या डिस्कशन शुरू करते हैं। पार्ट वन में ए और बी पेंडुलम के बारे में बात की गई, तो यहाँ पे ए और बी की लेंथ इक्वल है। अगर ये सेम लेंथ के हैं तो इनका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी भी सिमिलर होगा वाइब्रेशन का। सेकेंड पार्ट में देखें तो डी वो पेंडुलम है जिसके थ्रेड की लेंथ सबसे ज़्यादा है, और अगर थ्रेड की लेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन यानी टाइम पीरियड भी सबसे ज़्यादा होगा। ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा ऑसिलेशन को पूरा करने में, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, यानी ए और बी से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। थर्ड पार्ट को देखें तो पेंडुलम सी शॉर्टेस्ट लेंथ का है या ए और बी से छोटी लेंथ का है, तो नेचुरल बात है इसकी पीरियड ऑफ वाइब्रेशन शॉर्टर लेंथ होने के कारण सबसे कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, हायर फ्रीक्वेंसी देन ए और बी होगी। चौथे पार्ट में देखें यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग ऑसिलेशन, और वो एनर्जी का एक्सचेंज बिटवीन ए और बी होता है क्योंकि दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सिमिलर थी। फिफ्थ पार्ट का अदर आंसर देखें तो जब एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम बी मैक्सिमम पे आता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम ए बिकम मिनिमम, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, और थोड़ी देर के बाद एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम बी बिकम मिनिमम एंड ऑफ द ए बिकम मैक्सिमम। मतलब अगर एक का पेंडुलम ए का फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो पेंडुलम बी का डिक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा, यानी दे देमसेल्फ एक्सचेंज देयर एनर्जीज। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न है। देखिए जो वाइब्रेशंस पेंडुलम ए में प्रोड्यूस हुए ये वाइब्रेशन कम्युनिकेट हो गए एज द फोर्स्ड वाइब्रेशन टू द अदर पेंडुलम सी डी एंड बी थ्रू द रबर और कॉमन स्ट्रिंग। तो फोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द पेंडुलम ए एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू अदर पेंडुलम्स, लेकिन पेंडुलम ए और बी की लेंथ सेम है, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और टाइम पीरियड सेम है, तो ये दोनों स्टेट ऑफ रेजोनेंस में आ जाते हैं, जबकि सी और डी वाइब्रेशंस केवल स्टेट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन में हैं।
तो देखिए फोर्स वाइब्रेशन में आना और रेजोनेंस में आना ये दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सी और डी रिमेन इन द स्टेट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन while A and B come under the effect of resonance, क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में आ गए तो इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। तो अगर A का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है तो B का एट द सेम टाइम कम हो जाता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब एक में एनर्जी इंक्रीज होती है तो दूसरे में डिक्रीज होती है, क्योंकि वो दोनों सेम लेंथ के थे और उनमें रेजोनेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 146, इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन अ व्हीकल इज ड्रिवन, एक व्हीकल जब चल रही है तो मैनी टाइम्स from its different part start vibrating and a rattling sound is heard। ऐसा क्यों होता है, इस फिनोमिना का नाम बताना है, ये क्यों हो रहा है ये बताना है। why the vibration start taking place in the different part of vehicle and what relation you observe in the frequency of body parts at certain speed। ये फिनोमिना रेजोनेंस इन द मैकेनिकल पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। जब भी कोई व्हीकल ड्रिवन होती है तो उसमें उसका जो पिस्टन है उसके थ्रॉटल मूवमेंट के कारण, पिस्टन के वाइब्रेशंस के कारण जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं सारे पार्ट्स में व्हीकल के, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब गाड़ी की स्पीड एक सर्टेन लेवल पे आ जाती है तो अगर इन पिस्टन के वाइब्रेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस गाड़ी के उन पर्टिकुलर पार्ट्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, ऐसा सर्टेन स्पीड पर ही होगा, तो यहाँ पर मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण फोर्स्ड वाइब्रेशंस ऑफ द लार्जर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ द पार्ट इन द व्हीकल, और वो पार्ट ड्यू टू रेजोनेंस वाइब्रेट करने लगेंगे लार्जर एम्पलीट्यूड से और रेटलिंग साउंड सुनाई देने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 147 है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद द साउंड बॉक्स एंड इन सोनोमीटर वी कैन हियर ए लाउडर साउंड, यानी कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें साउंड बॉक्स होता है और सोनोमीटर जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इनमें हमको लाउडर साउंड सुनाई पड़ती है। तो इसकी बेसिस पे हमें 4 पार्ट्स के आंसर देने हैं। इस साउंड बॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सेकेंड इसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है लाउडर साउंड हर्ड होने में, किस तरह के वाइब्रेशन यहाँ पे साउंड बॉक्स में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस होते हैं, और कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है लाउडर साउंड के लिए, और कौन सा फिनोमिना यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। इस क्वेश्चन में रीज़न इसका है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है यहाँ पर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के साउंड बॉक्स में। रीज़न इसका सिंपल है कि साउंड बॉक्स एक हॉलो चैम्बर है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें एक लार्ज सरफेस एरिया का एयर कॉलम क्रिएट हो जाता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर फिल होती है। जब हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वाइब्रेशंस फ्रॉम द स्ट्रिंग पासेस टुवर्ड्स द एयर कॉलम ऑफ द साउंड बॉक्स, और अगर वहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, उस कंडीशन में एयर पार्टिकल के अंदर लार्जर एम्पलीट्यूड के फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस का फिनोमिना होने लगता है। इससे एयर कॉलम जो कि साउंड बॉक्स के अंदर है उसमें फोर्स वाइब्रेशन होने से हमको एक लाउड साउंड सुनाई देने लगती है। तो अगर हम डिफरेंट पार्ट्स के पर्टिकुलर आंसर की बात करें तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स हमको लार्जर एम्पलीट्यूड के फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। फिनोमिना यहाँ पे इन्वॉल्व है फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, और जो वाइब्रेशंस थर्ड पार्ट में पूछा गया है वो होते हैं फोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस इन द साउंड बॉक्स ऑफ द लार्जर एम्पलीट्यूड। चौथा है विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाउडर साउंड, लाउडर साउंड के लिए एयर कॉलम का लार्जर सरफेस एरिया एंड द फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, और रेजोनेंस के कारण ही ये फिनोमिना हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, इसमें कहा गया है राइट द रीजन व्हेन अ ट्रूप क्रॉसेज ए सस्पेंशन ब्रिज द सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक द स्टेप। मीन्स जब आर्मी की ट्रूप एक सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से निकलती है तो कहा जाता है सोल्जर से कि वो कदम ताल करते हुए ना चलें, अपने ब्रेक कर दें स्टेप्स को और दौड़ना शुरू कर दें। इसका रीज़न भी रेजोनेंस से रिलेटेड है। जब ट्रूप्स नॉर्मल वे में चलती है तो कदम ताल करते हुए चलती है, एक साथ पैर उठा के पटकती है तो एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब उसे ब्रिज को क्रॉस करना है तो वो दौड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए वो कदम ताल करते हुए मार्च पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके पैरों से निकलने वाली, बूट से निकलने वाली वाइब्रेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी
ब्रिज के कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स और जो स्ट्रक्चर है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो ब्रिज के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स वाइब्रेशन ऑफ द लार्जर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। और इससे हो सकता है कि ब्रिज के मॉलिक्यूल, सस्पेंशन ब्रिज के मॉलिक्यूल्स में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से ब्रेक आ जाए, वो टूट जाए, तो इससे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है और सस्पेंशन ब्रिज क्रम्बल कर सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ट्रूप से कहा जाता है कि वो दौड़ के निकलें। क्वेश्चन नंबर 149 में कहा गया है, ए मैन इज़ ट्राइंग टू ट्यून हिज रेडियो सेट। एक आदमी अपने ट्यूनिंग कर रहा है रेडियो सेट की, गाना सुनने के लिए या प्रोग्राम सुनने के लिए। तो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू एंड ही कैन लिसन टू रेडियो प्रोग्राम, और विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्यूनिंग। यहाँ पर भी फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर से रिलेटेड है ये। देखिए, रेडियो टेलीविज़न रिसीवर में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ होता है जिससे इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। अगर जब हम ट्यूनिंग करते हैं टीवी में प्रोग्राम्स की या रेडियो में, तो वी एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू द वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स विच वी आर रिसीविंग एज ए प्रोग्राम वेव। तो रेडियो वेव में जो भी वेव्स उनके प्रोग्राम्स की वेव हमें रिसीव हो रही हैं, अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू टीवी और रेडियो सेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे मैच कर जाएगी, तो रेजोनेंस का फिनोमिना होने लगेगा और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम की वेव्स हमारे टेलीविज़न या रेडियो सेट में रिसीव हो जाएंगी थ्रू द ट्यूनर। तो इससे हमको वो सिग्नल रिसीव हो जाते हैं और साउंड एम्पलीफाई होके हमारे सामने टेलीविज़न में प्रोग्राम्स की फॉर्म में या रेडियो सेट में म्यूज़िक की फॉर्म में या किसी और प्रोग्राम की फॉर्म में रिसीव होके आने लगती है। 150 क्वेश्चन में बोला गया है, नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इन व्हाट मैनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आर स्टडीड एंड नेम द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखिए, साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं या 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं साउंड की। पहला है लाउडनेस, सेकंड है पिच और श्रिलनेस, और थर्ड है क्वालिटी ऑफ टिम्बर। ये सारी तीनों कैरेक्टरिस्टिक, डेट इज़ लाउडनेस, पिच और श्रिलनेस और क्वालिटी और टिम्बर, तीनों को स्टडी करने के लिए उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसे हम वेव पैटर्न ऑफ द साउंड कहते हैं, यानी कि जिसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द वेव कह सकते हैं, उसको स्टडी करके हम पता लगाते हैं। और इसको पता करने के लिए हम माइक्रोफोन और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें कहा गया है, डिफाइन लाउडनेस, ड्रॉ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट एंड लाउड नोट एंड नेम द फैक्टर ऑन विच लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स। देखिए, लाउडनेस एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम लाउड साउंड को फेंट साउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए फेंट साउंड, बोथ आर हैविंग द सेम पिच और क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं 2 ग्राफ बने हुए हैं, जिसमें एक लार्जर एम्पलीट्यूड का ग्राफ और दूसरा स्मॉलर एम्पलीट्यूड का ग्राफ। जो स्मॉलर एम्पलीट्यूड का ग्राफ है वो सॉफ्ट नोट है और जो लार्जर एम्पलीट्यूड का ग्राफ है वो लाउड नोट है। ये लाउडनेस ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है या इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करती है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 152, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड राइट इट्स यूनिट एंड राइट द 3 फैक्टर्स ऑन विच इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक तरह का अफेक्ट है जो कि लिसनर को परसीव होता है। तो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली टू द यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। मतलब क्या हुआ, जब हम बोल रहे हैं तो हमने एक सर्टेन लाउडनेस की साउंड को प्रोड्यूस किया, वो साउंड अगर जब किसी लिसनर के पास जाती है तो वट एवर द अमाउंट ऑफ साउंड इज फॉलिंग ऑन हिज ईयर, वो साउंड एनर्जी जब उसके पास जा रही है, उसको रिसीव हो रही है, तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 सेकंड में एक सर्टेन यूनिट एरिया से निकल के पास हो जा रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। It is the amount of energy passing per second normally through the unit area of that point is intensity। तो ज़्यादा अमाउंट अगर यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे पर सेकंड में पहुंच रहा है नॉर्मल डायरेक्शन से, तो ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड होगी।
और अगर कम पहुंच रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी उस रीजन में तो वहां पे इंटेंसिटी कम होगी। इस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी को हम बोलते हैं माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर 3 फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल होती है। पहला, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। सेकंड, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, और ये डेंसिटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी किसी सरफेस पे जाएगी। क्वेश्चन नंबर 153, वी से दैट लाउडनेस इज ए सेंसेशन, वॉट डज इट मीन? मतलब लाउडनेस एक सेंसेशन है, इसका क्या मतलब है? इफ वी हियर ए लाउड साउंड देन इन वॉट मैनर इट इज रिलेटेड विद द इंटेंसिटी एंड एनर्जी। देखिए, ये एक समझने वाला क्वेश्चन है कि लाउडनेस सेंसेशन क्यों है, और दूसरा, हम एक सर्टेन लाउडनेस की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी साउंड लाउडर है, फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो सुन रहा है वो उसमें उसको सुनाई देने वाली इंटेंसिटी और एनर्जी सेम हो सभी पर्सन्स के लिए। इट मे डिफर फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। तो देखिए, लाउडनेस एक सेंसेशन माना गया है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। किसी पर्सन के साउंड को सुनने की क्षमता, उसकी सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर कितनी है, लाउडनेस इस बात पे भी डिपेंड करेगी। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑफ ए गिवन इंटेंसिटी में डिफर फ्रॉम लिसनर टू लिसनर। मैं अगर किसी पर्सन के पास बोल रहा हूँ और पास में बैठा हुआ हूँ तो वो कहेगा साउंड बहुत लाउडर है, लेकिन अगर पर्सन मेरे से बहुत दूर है तो वो कहेगा आपकी साउंड की लाउडनेस बहुत कम है, क्योंकि उसको सुनाई देने वाली इंटेंसिटी, उसके पास जो एनर्जी पहुँच रही थी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ग्रेटर द एनर्जी कैरीड, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हेंस द लाउडर द साउंड रीच टू अस। यानी कि ज़्यादा एनर्जी पहुँचेगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो एक लाउडर साउंड सुनाई पड़ेगी। सो लाउडनेस इज ए सेंसेशन वाइल इंटेंसिटी इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, क्योंकि हम इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी हमने यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे नॉर्मली रिसीव करी, लेकिन लाउडनेस को नहीं कह सकते। लाउडनेस तो एक केवल सेंसेशन की तरह हमारे तक पहुंचता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, राइट विद रीजन। तो देखिए, लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव इन नेचर बिकॉज लाउडनेस इज ए सेंसेशन, while intensity is objective in nature because it is a measurable quantity। बिल्कुल सीधे से आपको ये सेंटेंस याद रखना है, loudness is subjective in nature as loudness is a sensation। एक loudness एक sensation है जो हमने प्रोड्यूस किया सर्टेन लाउड आवाज़, और वो सब्जेक्टिव है। लेकिन ऑब्जेक्टिव कौन है? जिसके पास एनर्जी पहुंच रही है। तो ज़्यादा लाउड साउंड होने पे भी अगर वो एनर्जी उस तक नहीं पहुंच रही है तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी इंटेंसिटी वो रिसीव कर रहा है। तो इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड इज ए मेजरेबल क्वांटिटी। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, राइट द 5 फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो देखिए 5 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, और ये भी लाउडनेस के रिलेशन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड से है। दूसरा, लाउडनेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हम जितना दूर जा रहे हैं, तो अगर हम एक सर्टेन लाउडनेस की साउंड प्रोड्यूस करें और पर्सन जो लिसनर है वो हमसे बहुत दूर चला गया, तो उसको जो आवाज़ सुनाई पड़ेगी वो स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती चली जाएगी, इनवर्सली रिलेटेड होती जाएगी। थर्ड पॉइंट है लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हम साउंड बॉक्स का केस देखते हैं, तो वहाँ पे एक लार्जर साउंड बॉक्स विद द लार्जर सरफेस एरिया एयर चैम्बर बना लेते हैं, तो हमें लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। मीन सरफेस एरिया ज़्यादा होने से लाउडर साउंड आ जाती है। साउंड बॉक्स एक टिपिकल एग्जाम्पल है। फोर्थ पॉइंट, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मोर द डेंसिटी मोर इज द लाउडनेस। तो देखिए, जैसे कि मीडियम पार्टिकल की बात करते हैं, जितने ज़्यादा मीडियम पार्टिकल हैं उतनी डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम कहते हैं लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। और लाउडनेस प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी पे भी डिपेंड करती है। अगर 2 बॉडीज आमने सामने रखी हैं और उसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती हैं, तो एक बॉडी के इफेक्ट से दूसरी बॉडी भी लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है, तो हम उसे रेजोनेंट बॉडी कहते हैं। यानी कि लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी से। क्वेश्चन नंबर 155 में छोटे छोटे
6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फॉन। दूसरा पार्ट है हाउ द साउंड लेवल इज एक्सप्रेस्ड, साउंड लेवल को एक्सप्रेस करने के लिए हम टर्म डेसिबल यूज करते हैं। इसमें देखिए ध्यान देने की बात है, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी लिखेंगे। अगर हम 1 डेसिबल ऑफ साउंड को डिफाइन करना चाहें तो इसको लिखते हैं 1 dB इज इक्वल टू 1/10 ऑफ बेल। 1 dB इज डिफाइंड as the change in the level of loudness when the intensity of sound changes by 26%। यानी जब इंटेंसिटी ऑफ साउंड 26% चेंज हो जाएगी तो हम कहते हैं जो साउंड में लेवल ऑफ द लाउडनेस चेंज हुआ वो 1 डेसिबल के बराबर था। फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड, हमें सुनाई देने के लिए मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए इंटेंसिटी का, तो 10⁻⁻12 वेबर per meter square is the minimum intensity of audible sound at the frequency 1 kilohertz or 1000 hertz। और उस समय पे जो साउंड लेवल होता है वो 0 डेसिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट व्हाट साउंड लेवल इज कॉल्ड द नॉइज पोल्यूशन दैट कैन हार्म टू आवर ईयर, साउंड का लेवल अगर 120 डेसिबल के अबव है तो वो हमारे कानों को हार्म करता है और ये पॉल्यूशन कहलाता है नॉइज पोल्यूशन। सिक्स्थ है व्हाट इज द लिमिट ऑफ हियरिंग इन द टर्म्स ऑफ साउंड लेवल, हमारे सुनने की जो मिनिमम लेवल है वो 0 डेसिबल है, दैट ए मैन कैन हियर, इट इज द लेवल ऑफ लाउडनेस और लिमिट ऑफ हियरिंग। 156 इज व्हाट डू यू मीन बाय द पिच और श्रिलनेस ऑफ साउंड, ये सारा फ्रीक्वेंसी और श्रिलनेस से रिलेटेड बात है। नेम द फैक्टर्स ऑन विच श्रिलनेस डिपेंड्स, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड फ्लैट साउंड एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन बास एंड ट्रेबल साउंड। देखिए तो पिच रिफर्स टू द म्यूजिकल साउंड ओनली, जो हम पिच की बात करते हैं तो वो म्यूजिकल साउंड से रिलेटेड होता है और ईच म्यूजिकल साउंड नोट हैज अ डेफिनेट पिच। डिफरेंट तरह के सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नी, सभी एक म्यूजिकल नोट हैं और इन सबकी एक डेफिनेट पिच होती है। तो पिच रिफर्स टू द म्यूजिकल साउंड एंड ईच म्यूजिकल नोट हैज अ डेफिनेट पिच। और ये पिच ऑफ नोट डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। इफ द पिच इज हायर, थर्ड पार्ट में देखिए अगर पिच हायर है इसका मतलब साउंड श्रिल है यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी है। इफ द पिच इज लोअर देन साउंड इज फ्लैट, लेस फ्रीक्वेंसी है। टेप रिकॉर्डर में और टेलीविजन में बास का मतलब होता है लो पिच और ट्रेबल का मतलब होता है हाई पिच। क्वेश्चन नंबर 157, इस क्वेश्चन में है ड्रॉ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टू रिप्रेजेंट लो पिच एंड द हाई पिच नोट एंड राइट अबाउट सब्जेक्टिव नेचर एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ पिच एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए इन द डायग्राम आप यू कैन सी दो ग्राफ बने हुए हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के रिलेशन में। जो पहला ग्राफ है ग्राफ ए वो लो पिच नोट को इंडिकेट कर रहा है और जो दूसरा ग्राफ है वो हाई पिच को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ध्यान से देखें तो लो पिच वाले ग्राफ में डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोट्स जिसे आप ऑसिलेशंस कहते हैं वो दूर दूर हैं और क्लोजर ऑसिलेशंस आ रहे हैं। हायर पिच वाली नोट में मींस 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन ग्रेटर होने से हाई पिच हो जाती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होने से लो पिच हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हायर होगी हाई पिच पे और फ्रीक्वेंसी लोअर होगी लो पिच पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पिच से होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में मेंशन भी है, जो पहला टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना है लो पिच का उस पे लिखा हुआ है 256 हर्ट्ज और जो राइट हैंड पे दूसरा ग्राफ है उसमें लिखा हुआ है 512 हर्ट्ज। दूसरी बात आती है सब्जेक्टिव नेचर ऑफ पिच। पिच इज ए सेंसेशन एज द परसीव बाई लिसनर, सो इसको सब्जेक्टिव नेचर कहते हैं। देखिए पिच एक सेंसेशन है, जब हम कोई साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक मेजरेबल क्वांटिटी है इसलिए उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव नेचर, यानी ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ पिच है फ्रीक्वेंसी है एज ए फ्रीक्वेंसी इज ए मेजरेबल क्वांटिटी। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक हो गई सब्जेक्टिव नेचर ऑफ पिच, एक हो गई ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ पिच। तो सब्जेक्टिव नेचर ऑफ पिच को हम सेंसेशन के रिलेशन में बात करते हैं जैस परसीव बाय द लिसनर, और जब ऑब्जेक्टिव नेचर की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एज ए मेजरेबल क्वांटिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस इन रिलेशन टू द श्रिलनेस। देखिए वॉइस ऑफ द वुमेन is always of higher pitch than of the man। फीमेल के केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस हाई होती है तो फीमेल वॉइस की श्रिलनेस
और पिच हायर होती है। मेल वॉइस में लाउडनेस का लेवल हाई होता है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है, तो मैन में लाउडनेस ज़्यादा होती है। दूसरा पार्ट है जिसमें एक डायग्राम बना हुआ है फ्लूट का, और क्वेश्चन में कहा गया है इन द गिवन फिगर ऑफ फ्लूट द फ्लूट इज प्लेड इन द टू वेज बाई प्रेसिंग द होल इन द टू वेज, इन विच केस लोअर नोट एंड इन विच केस हायर नोट इज प्रोड्यूस, राइट विद रीजन। यानी कि जब हम बांसुरी को बजा रहे हैं तो नोट्स की होल की पोजीशन पे प्रेसिंग करने से क्या चेंज आता है और किस तरह की फ्रीक्वेंसी किस सिचुएशन में आती है, आइए इसको डिस्कस कर लें। देखिए फ्लूट एक एयर कॉलम है, फ्लूट एक एयर कॉलम है और हम जानते हैं एयर कॉलम में नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम होती है। यानी जितना छोटा लेंथ कॉलम होगा उतनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी। तो किसी बांसुरी में बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं, उसकी नोट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम एयर कॉलम की यानी बांसुरी की एयर की अफेक्टिव लेंथ को बदलेंगे और उसको बदलने के लिए हम फिंगर्स की हेल्प से उसके होल को प्रेस करते हैं। तो इन ए फ्लूट द लोअर नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाई क्लोजिंग मोर होल्स। अब देखिए जब हमने ज़्यादा होल दबा दिए तो अफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन द फ्लूट विल इंक्रीज, और अगर अफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी लोअर नोट की लो फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर हम कम नोट्स होल्स को दबा रहे हैं यानी प्रेसिंग हम कम होल्स पे कर रहे हैं तो हमें लेंथ ऑफ द एयर कॉलम छोटा मिलेगा, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम छोटा मिलने से फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो पहला डायग्राम बना हुआ है उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम है, क्योंकि हमने प्रेसिंग शुरुआत में ही कर दी फिंगर्स की। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं एयर कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि हमने सभी होल्स को ज़्यादा होल्स को दबा दिया, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम में वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी लो फ्रीक्वेंसी। तो पहले डायग्राम में हायर फ्रीक्वेंसी की नोट होगी और दूसरे डायग्राम में लो फ्रीक्वेंसी की नोट होगी। क्वेश्चन नंबर 159 में एक फिगर बनी हुई है जिसमें दो बकेट्स ऑफ द सेम साइज हैं, जिसमें वाटर लेवल अलग अलग दिखाया गया है। तो पूछा जा रहा है किस केस में ज़्यादा श्रिल साउंड सुनाई पड़ेगी। अब देखिए जैसा कि अभी डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जो हम सुनाई देती है हमको उसकी श्रिलनेस वो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वाटर जो है पहली बकेट में ज़्यादा भरा हुआ है तो इस बकेट में लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम है, दूसरी बकेट में वाटर कम भरा हुआ है तो इसमें लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें टैप से पानी डालना शुरू कर देंगे तो जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है बाल्टी में तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होती जा रही है, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जहाँ पर पहली बाल्टी में जो डायग्राम है उसमें लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होने से हायर फ्रीक्वेंसी की हाई नोट सुनाई पड़ेगी, क्योंकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 160, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ क्वालिटी और टिम्बर, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड, नेम द फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। और इसके ग्राफ पैटर्न को हमें ड्रॉ करना है जिसमें कि सेम लाउडनेस और सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होगी। तो देखिए क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दो साउंड्स के बीच में क्लैरिफाई करती है, डिस्टिंग्विश करती है, जबकि वो दोनों साउंड सेम लाउडनेस और सेम पिच की हैं, लेकिन जबकि वो दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही हैं या दो अलग अलग पर्सन्स उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्वालिटी इज सच कैरेक्टरिस्टिक्स using which we can identify between the two sounds of the two different origin, no matter they are having the same loudness and same pitch. ये क्वालिटी और साउंड, म्यूज़िकल साउंड उसके वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है, यानी उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप राइट हैंड साइड के बने दो ग्राफ्स में देख सकते हैं, दोनों में ही एक साइन वेव और एक ट्रायंगुलर वेव का रिलेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो पहला ग्राफ है उसमें और जो दूसरा ग्राफ है दोनों में एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है वाइब्रेशंस की, लेकिन दोनों साउंड्स का वेव फॉर्म अलग है। पहले का वेव फॉर्म साइन फंक्शन ग्राफ है, साइन वेव है, दूसरे में ट्रायंगुलर वेव है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों साउंड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हुई हैं, दोनों के टिम्बर और क्वालिटी अलग है, नो मैटर दे आर हैविंग द सेम लाउडनेस और सेम फ्रीक्वेंसी।
मीन्स ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी साउंड की जो साउंड के लिए पर्टिकुलर होती है। हम दूसरे की आवाज़ को नकल करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, हूबहू प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम होती है। लेकिन अगर हमारे साउंड के या किसी और पर्सन की साउंड के ग्राफ का प्रेजेंटेशन बनाया जाए ऑसिलोस्कोप से, तो हमेशा उसका वेव फॉर्म या वेव फंक्शन अलग अलग आएगा जो यूनिक टू दैट साउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 160, इसमें कहा गया है इन रिलेशन टू ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एनी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी व्हाट काइंड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस आर कंटेन्ड इन इट। देखिए, जब हम बोलते हैं तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है, जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो कहीं से भी कोई साउंड निकलती है, उसका या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बनने वाली साउंड का कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है साउंड प्रोड्यूस होने का, जो उसकी प्रिंसिपल टोन और सब्सिडरी टोन्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। आइए उसको डिस्कस करें। तो देखिए, साउंड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट, पहला पॉइंट है इट कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड। मीन्स जो हमको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है उसमें लगातार मॉड्यूलेशंस होते हैं, तो कभी लाउड साउंड, कभी लेस एम्पलीट्यूड की साउंड, या कभी हाई फ्रीक्वेंसी की, कभी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड का एक कॉम्बिनेशन हम रिसीव करते हैं, चाहे वो हम बोलें, चाहे किसी की आवाज़ सुने या कोई इंस्ट्रूमेंट बजे, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट बजे। दूसरी बात, जो ये वाइब्रेशंस ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होते हैं उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और इसको हम प्रिंसिपल टोन और फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं। तो जो हमको पहला लेवल सुनाई पड़ता है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का होता है, और यह जो प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, उसको फंडामेंटल टोन और प्रिंसिपल टोन या वाइब्रेशंस कहते हैं। थर्ड पॉइंट को देखिए, बाकी जितने वाइब्रेशंस ऑफ द डिफरेंट हायर फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगे उसका भी एक रिलेशनशिप है कि वो सब मल्टीपल इंटीजर्स ऑफ द प्रिंसिपल वाइब्रेशंस होंगे, यानी F, 2F, 3F, 4F इस ऑर्डर में हो सकते हैं, या F, 3F, 5F यानी कि ऑड इंटीजर्स हो सकते हैं या इवन इंटीजर्स हो सकते हैं। ये सभी सेकेंडरी टोन्स या इंटीजर मल्टीपल वाइब्रेशंस सब्सिडरी टोन और सेकेंडरी टोन्स कहलाते हैं, और इनका एम्पलीट्यूड स्लोली एंड स्लोली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती चली जा रही है, फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे आती चली जाती है। फोर्थ पॉइंट देखें इसका, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो प्रिंसिपल टोन और फंडामेंटल टोन एंड सब्सिडरी टोन थी, इनके कॉम्बिनेशन से उस इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होने वाली साउंड का एक वेव फॉर्म बन जाता है, जो इनके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो उससे एक यूनिक पैटर्न बनेगा उस साउंड का, जो उसका वेव फॉर्म कहलाता है। और जो रिजल्टेंट वाइब्रेशंस हमको ऑब्टेन होते हैं वो इन सभी वाइब्रेशंस के सुपर पोजिशन से, ओवरलैपिंग से होते हैं, जो एक वेव फॉर्म की फॉर्म में हम तक रिसीव हो जाते हैं।